शिखा मुंबई के एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन उसका रंग बहुत काला था। वो खुद को गोरा करने के लिए तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, नेचुरल होम रेमेडीज ये सब ट्राई करके थक चुकी थी, लेकिन उसका कालापन दूर ही नहीं होता। काले होने के साथ साथ वो एक नंबर की आलसी किस्म की लड़की थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके माँ बाप बहुत सारा दहेज देकर उसकी शादी नकुल नाम के लड़के से करवा देती हैं। उसके ससुराल में उसकी सास तारा देवी थी। ससुराल में आने के बाद शिखा घर के काम के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। ये सब देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस घर के प्रति भी तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे कुछ काम में हाथ बटाया कर। इतना दहेज मैं मुफ्त में नहीं लेकर आई हूँ। दहेज दिया है मेरे पापा ने, तभी आप लोगों ने मुझसे शादी की है। और मैं काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं हूँ। अगर आपको इतनी ही जरूरत है ना, तो आप खुद ही काम कर लीजिए, लेकिन मुझे कुछ मत कहिए। हे भगवान, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तूने अपने गुण भी काले कर रखे हैं। अगर रूप में निखार नहीं है तो कम से कम अपने गुणों में ही निखार ले आ। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की? मैं तुझे तेरे गुण निखारने को बोल रही हूँ बहू। अरे मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ ना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोबारा अगर मुझे काली कलूटी कहने की कोशिश की ना, तो फिर देख लेना, सारा दहेज तो वापस लेकर जाऊंगी ही और आप लोगों को भी जेल पहुंचा दूंगी। दहेज लेकर आई है तो क्या तेरे तलवे चाटूं? अरे काम करने को बोल ही दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अरे सास हूँ मैं तेरी, इतना हक तो बनता है मेरा तुझ पे। हाँ, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही रहूंगी। और अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढे। मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तेरे जैसी बहू पाई। ना रूप ना गुण, कौन सी मोटी बुद्धि की है ये। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर शिखा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही एक दिन तारा देवी अपनी बहन रीमा के पास जाती है। शिखा भी उनके साथ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू रीमा के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ रीमा की बहू आरती घर का सारा काम अकेले ही करती है और सभी लोगों को अकेले ही चाय नाश्ता करवाती है। ये सब देखकर तारा देवी आरती को कहती है, वाह बहू, तूने तो आज मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ। वाह बहू। अरे दीदी, मेरी बहू की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। ये मुझे एक काम नहीं करने देती। और हाँ, रात को जब तक ये मेरे पैर न दबा ले तब तक इसे नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, तूने कुछ पुण्य किया होगा तभी तुझे इतनी गुनी सुंदर बहू मिली है। वैसे दीदी, शिखा भी तो करती होगी ना काम वगैरह घर का? हाँ, करती तो वो भी है। ये सब देखकर शिखा को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से दोनों चले जाते हैं। शाम को नकुल शिखा के लिए एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस ले आता है। थोड़ी ही देर बाद शिखा वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। नकुल उसको देखकर हंसते हुए बोलता है, सेम टू सेम बॉडी और फेस कलर और वैसी ही ड्रेस। तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे लिए ड्रेस लेकर आए हो? अब मैं कौन होता हूँ मजाक बनाने वाला? कुछ तो कुदरत ने तुम्हारा मजाक बनाया है और कुछ तुम खुद अपना मजाक बनाती हो। ना रंग रूप है, ना ही कोई काम करने का गुण। ये बात है तो सुनो, 2 महीने के अंदर अंदर मैं अपने अंदर के सारे गुणों को निखार कर दिखाऊंगी। शरीर और बॉडी का रंग तो भगवान ने दिया है, इसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं खुद को बदल सकती हूँ, अपने गुणों को बदल सकती हूँ और वो मैं कर रहूंगी। देख लेना तुम, समझ गए? तुम क्या करोगे सारा दिन? सोती रहती हो या फोन ही चलाती रहती हो? तुम्हें इन सब से जब फुर्सत मिले तब ना करोगी। वैसे सच में ड्रेस तुम्हारे रंग में खूब अच्छी मैच हुई है, मजा ही आ गया देखकर। अब मैं नहीं बल्कि वक्त बताएगा जो बताना है। आपको मुझ पर जितना हंसना है ना उतना हंस लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना
कि जिस दिन मैं हंसूंगी ना उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, देखता हूँ तुमको भी और तुम्हारे दिए गए वक्त को भी। शिखा अपनी सास की मदद से घर का सारा काम सीखना शुरू कर देती है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना। साथ ही साथ वो मुंबई की एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने की तैयारी भी करती है। दिन में घर का काम सीखती और रात में इंटरव्यू की तैयारी करती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वो एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो घर उदास होकर लौट आती है और अपनी सास को रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है। अरे मेरी बहू, कोई बात नहीं, तू ज्यादा रो मत, जो हो गया सो हो गया। अब फिर से कोशिश कर, जिद्दी बन, ताकि किस्मत तेरे कदमों में आके झुके। नहीं माँ जी, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे कई झटके लगते हैं जीवन में, इंसान गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। अभी तू गिर गई है लेकिन उठेगी भी। इतना ज्यादा मत सोच, अब बस अपनी सफलता के बारे में सोच और मेहनत कर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फिर से उठूंगी, फिर से गिरूंगी और फिर से उठूंगी, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगी। शिखा फिर से पूरी मेहनत के साथ इंटरव्यू की तैयारी करती है और कुछ समय बाद वो फिर इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो बड़ी ही खुशी के साथ घर लौटती है और ये खुशी अपनी माँ को बताती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ नकुल आ जाता है और उसको कहता है, ये तो पहला स्टेप है तुम्हारा। क्या मतलब? जब ऑफिस जाओगी और घर का काम भी करोगी, तब तुम खुद ही ये सब छोड़कर बैठ जाओगी। तुम देख लेना, जब मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ तो अब पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं, वक्त ही बताएगा ये तो। अगली सुबह शिखा 5 बजे उठती है और घर का सारा काम करके 10 बजे ऑफिस जाती है और वहाँ से आकर फिर शाम का खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहता है। उसको ये सब करता देख नकुल उससे कहता है, तो मेरी धर्म पत्नी, कैसा लगा तरीका आपको लाइन पे लाने का? मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी। शुक्रिया। इन सब का सारा श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप उस दिन वो सब कुछ ना कहते तो शायद मैं कभी आगे ही ना बढ़ पाती। लेकिन अब तुम घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती हो। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शिखा, आई लव यू। तभी वहाँ नकुल की माँ आ जाती है और कहती है, हाँ, अब तो मुझे भी अपनी बहू पर गर्व है। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप जैसे ससुराल वाले मुझे ना मिले होते और आप जैसा पति मुझे ना मिलता तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। वो सब ठीक है, और समय से मुझे दादी भी बना दियो। हाँ। नकुल और शिखा दोनों ही शर्माते हुए हंसने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन शिखा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज सबको देती है, जिस कारण घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसका बहुत ध्यान भी रखने लगते हैं। शिखा प्रेगनेंसी के समय तक ऑफिस से ऑफ ले लेती है और 9 महीने बाद शिखा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुंती ने अपनी बेटी अंगूरी की शादी कुछ ही महीने पहले की थी, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से कम 1 साल बाद अंगूरी की विदाई की डेट आ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शादी के बाद ही अंगूरी की दादी सास निमट ली थी। अब इसी बीच कुंती अपने बेटे की शादी भी लगे हाथ निपटा देती है और अब घर में कुंती की बहू का आगमन होता है। कुंती अपनी बहू पूर्वी से कहती है, अरे बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और तू इस घर की बहू है। बहू, तू जैसे चाहे वैसे रह सकती है, मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैं तो अब इस घर की बहू हूँ। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अभी से ही आप अपनी बहू को ना सर पर चढ़ा रही हो। कल को आपको खाना पीना नहीं देगी तो आप ही कहती फिरोगी कि मुझे मेरे बेटे बहू देखते तक नहीं है। अरे अरे, कोई तो रोक लो इसे।
वरना मैं दुर्गा मैया बनकर ना इसका वध कर दूंगी। और ये बुढ़िया कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये बुढ़िया कुछ बोल क्यों नहीं रही अपनी बेटी को? इसको भी सर पे चढ़ा रखा है क्या? तभी इतना बोल रही है ये, वरना इतना बोल नहीं पाती। ए करमजली, तू तो चुप ही कर, जब देखो तब मुंह चलाने लगती है। चल जाकर बहू के लिए चाय बना के ला। आज तो बहू का पहला दिन है, आज वो कोई काम नहीं करेगी। तू बड़ी आई से काम करवाने वाली, पहले दिन इससे झाड़ू पोछा करवा लूं क्या? चल जा यहाँ से, बड़ी आई। चलो ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली तो मिली, कम से कम बोली तो सही मेरे लिए। खैर मुझे क्या, हद है, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, अब जब इज्जत नहीं है तो यहाँ पड़ी भी क्यों हो? जाओ ना अपने ससुराल, अपना घर संभालो। अरे घूर क्या रही है, जाती क्यों नहीं है निकम्मी? निकालू क्या चप्पल? अब किचन में चाय बनाते हुए अंगूरी सोचती है, कल से तो भाभी घर का काम करेगी, तो क्यों ना मैं जितने दिन इस घर में हूँ एकदम ऐश की जिंदगी जी। अब अगले ही दिन सुबह के 9 बजे तक अंगूरी सोई हुई रहती है। तभी कुंती अपनी बेटी को उठाने आती है और उससे कहती है, अरे निकम्मी, अभी तक सो रही है? सुबह के 9 बज गए हैं, तुझे कोई काम धंधा नहीं है? माँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सोने दो। अब तो भाभी आ गई है ना, तो वो कर लेगी घर का सारा काम। जितने दिन मैं यहाँ हूँ, कम से कम मुझे चैन से तो जीने दो। और वैसे भी कल को मैं ससुराल जाऊंगी, तो वहाँ तो पूरा दिन, पूरी जिंदगी मुझे काम ही काम करना है। तू तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तेरी भाभी आए और तू काम धंधा छोड़ दे, बिल्कुल निकम्मी पड़ जाए। को सब पता ही है, तो क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? वैसे भी मुझे कितना अच्छा सपना आ रहा था। सो जा, पूरी जिंदगी सोती ही रही हो, निकम्मी कहीं की। इधर शादी के दूसरे दिन ही कुंती की बहू पूर्वी घर का काम करने में लगी हुई थी। तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही कुंती से कहती है, अरे और बता कुत्ती कैसी है? अरे मेरा मतलब कुंती तू कैसी है? क्या बोला तूने? देख विमला, तू मेरा नाम मत बिगाड़ा कर। अरे मैं नाम थोड़ी बिगाड़ रही हूँ, बस ऐसे ही मुंह से निकल जाता है। अरे मोरी मैया, बहू को आए हुए 2 दिन ठीक से नहीं हुए और तू बहू से काम करवा रही है? अरे थोड़ा तो समझ, काम नहीं कराते बहू से। अरे विमला, मैंने कोई काम नहीं कहा, खुद ही लगी हुई है काम करने में सुबह से। मुझे तो एक काम नहीं करने देती। बड़ी नसीब वाली है तू कुंती कि तेरे को ऐसी बहू मिली है। अरे वैसे एक बात बता, कहाँ है वो कामचोर? दिख नहीं रही है। अरे बहू क्या आ गई घर में? उसको आजादी मिल गई क्या? वो निकम्मी तो अब तक घोड़े बेचकर सो रही है, पता ही नहीं इसका क्या ही होगा। विमला कुंती जो भी बातें कर रहे होते हैं वो पूर्वी किचन में से बर्तन धोते हुए सुन रही थी और वो अपने मन में सोचती है, अरे यार, सुबह से काम में लगा रखा है। मुझको तो इन लोगों ने अनारकली और खुद को मुगले आजम समझ रखा है। जैसे वो लोग अनारकली को नचाते रहते थे, वैसे ये लोग मुझे नचाए जा रहे हैं सुबह से। और एक मेरी नंद वो अंगूरी, जो सुबह से उठी ही नहीं है, एक काम नहीं कर सकती। काम ना करना पड़े इसलिए अभी तक पड़ी हुई है। कैसे लोग भरे हुए हैं इस घर में, ना जाने क्या हाल होगा मेरा। अभी से मेरी इतनी बुरी हालत कर रखी है। हाय भगवान, मैं तो सोच के ही घबरा रही हूँ। अब पूर्वी खाना पीना झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती है। तब जाकर अंगूरी उठती है। माँ, खाने में क्या बनाया है? हाँ, शायद से आलू की सब्जी और चावल बनाए हैं। जाकर खा ले। दिन के तो 12 बजने को आए हैं और अब महारानी उठ के आई है और उठते ही खाने को भी चाहिए। भाभी, खाने में क्या बनाया है? जो भी हो निकाल कर दे दो मुझे फटाफट से, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, तेरी नौकरानी जो लग रही हूँ, निकाल कर तो दूंगी ना। बोले तो तेरे मुंह में भी ठूस दूं। हे भगवान, निकम्मी अंगूरी, तू तो कितनी बेशर्म है। अपनी भाभी को कह रही है कि खाना निकाल कर दे दे, तू खुद नहीं ले सकती। तेरे हाथ पैरों में क्या लकवा मार गया है? हाँ, बेशर्म तो है ही इतनी, वो तो दिख ही रहा है इसके लहजे से।
अरे माँ, भाभी को खाना निकालने को ही तो कहा है, कौन सा मैंने मुजरा करने को कह दिया जो आपकी हर बात में जलती रहती है। अब माँ जी कोई बात नहीं, मैं ला देती हूँ खाना निकाल कर, भुक्कड़ कहीं की। अब पूर्वी अंगूरी को खाना निकालकर दे देती है। करीब 2 बजे वो खुद खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी की शादी को करीब 4 महीने बीत चुके थे। एक रोज कुंती हॉल में बैठी हुई थी और अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे पता है, अंगूरी 15 साल की उम्र से ही घर का काम करने में लगी थी, खाना पीना भी बनाने लगी थी। है सच में माँ जी? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से मैं आई हूँ इन्हें तो मैंने कोई काम करते हुए देखा नहीं, बस ऑर्डर चलाते हुए देखा है। और वैसे भी दीदी का तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता, वो तो यही चाहती है कि उन्हें बैठे बिठाए सब मिलता रहे। सही कहा ना माँ जी मैंने? ये तो तू सही कह रही है बहू। तेरे आने के बाद ना तो इसने निकम्मापन अपना लिया है, बिल्कुल भी किचन में झांकती तक नहीं है, अरे एक प्लेट तक नहीं रखती है। हाँ हाँ माँ जी, इसकी तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे इन्होंने कहा और मैंने मान लिया। एक नंबर की कामचोर और निकम्मी है, ना जाने अपने घर कब जाएगी। अपना ससुराल भी तो देखना है ना इसको। शादी हो गई है फिर भी यहाँ अपने मायके में पड़ी हुई है इतने दिनों से। मेरा यहाँ पे हलवा निकला जा रहा है काम कर करके, और ये है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसी औरत है, कैसी सास है जो इसको बुला भी नहीं रही है, ना इसके पति को इसकी चिंता। हे भगवान, लेकिन कुछ भी कहो, ससुराल तो सही मिला है फिर इस हिसाब से तो। लेकिन मेरा क्या, मैं तो यहाँ पे ढंग से रह भी नहीं पा रही हूँ। मुझे तो चैन से रहने भी नहीं दे रहे ये लोग, खासकर कि ये अंगूरी। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी अंगूरी, जो सोफे पर बैठकर खाना खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धोकर अपनी भाभी से कहती है, ये लो भाभी, इसे किचन में रख दो, मेरा मन नहीं हो रहा किचन में जाने का। हाँ हाँ रख रही हूँ चुड़ैल, मेरा मतलब है हाँ दीदी, बस अभी जा ही रही हूँ, रख देती हूँ। अरे क्या बात है अंगूरी, तेरी भाभी के आने के बाद तेरे भाग्य बड़े चमक गई हैं। अरे खुद को क्या घर की मालकिन समझ के बैठी है क्या? तूने तो अपनी भाभी को तो नौकरानी बना के रखा है। अरे तू कल को अपने ससुराल जाएगी तो तेरी भाभी वहाँ नहीं आने वाली, जो तेरी सास की सेवा करे, तेरे को ही सेवा करनी पड़ेगी उनकी। भाभी को थोड़ा आराम दे, तू खुद काम कर। ये तो है विमला काकी, लेकिन जो भी हो मेरी भाभी मेरी बहुत सेवा करती है, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। अरे विमला आ गई तू, आजा बैठ। ये तो कतई एक नंबर की बेशरम हो रही है, कल को ससुराल जाएगी तो सास से चप्पल खाने वाले काम करेगी, तभी सुधरेगी ये तो। अरे माँ और विमला काकी चाहे कुछ भी कह ले, कल को मैं ससुराल जाऊंगी ना तो मुझे ही करना है सब कुछ अकेली, क्योंकि बहू जो हूँ मैं इकलौती वहाँ की। विमला के आने के बाद कुंती पूर्वी को चाय बनाने को कहती है, और कुछ देर बाद जब पूर्वी विमला और कुंती के लिए चाय बनाकर लेकर आती है तो पूर्वी की ननद अंगूरी अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब तो आप फ्री हो गए होगे ना, तो ये रहा नेल पेंट, जरा मेरे पैरों में नेल पेंट लगा दो। अबे नौकरानी समझ रखा है क्या इसने मेरे को अपना? क्या है ये, नेल पेंट लगाऊं क्या मैं इसके पैरों में? अरे ये मेरे पैरों की धोबन भी नहीं है, इसके पैरों में मैं नेल पेंट लगाऊं? हाँ दीदी बस लाइए, मैं लगा देती हूँ आपके। हाय रे दैया, बेशर्मी की तो एक हद होती है, वो भी इस लड़की ने वो भी पार कर रखी है। अरे देख कुंती, तेरी लड़की कितनी ज्यादा बेशरम हो रखी है। अरे शर्म बेच के वो खा चुकी है, निगल चुकी है। शर्म तो इनने बेच के खा ली। अब मेरा मतलब है आंटी, कुछ दिनों की बात है, अब ननन जी फिर अपने घर भी तो चली जाएंगी ना। कोई नहीं, जब तक इनकी सेवा पानी मैं कर ही देती हूँ। और वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ ननन जी की ही सेवा में ही लगी हुई हूँ। सही कहा ना ननन जी मैंने? चलो छोड़िए इन सब बातों को, आप पैर लाइए, मैं आपके नेल पेंट लगा देती हूँ। अब पूर्वी अपनी ननद के पैरों पर नेल पेंट लगाते हुए मन में सोचती है, जी तो कर रहा है इसी नाखून पॉलिश से ना इसका मुंह भी रंग दूं, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। लेकिन अब बहुत हुआ, इसको तो सबक सिखाना ही होगा, तभी अपनी हरकतों से बाज आएगी और यहाँ से दुम दबा के भागेगी। फिर देखती हूँ मैं भी इसको कैसे रुकती है यहाँ।
इसी के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है और पूर्वी अब तक नहीं उठती। ये देखकर कुंती अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू अब तक नहीं उठी, क्या हुआ बहू, मुझे बता। माँ जी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और ना मेरा पेट भी बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी। मैं क्या करूँ, मेरे से तो कुछ होगा भी नहीं माँ जी। आज मेरी हालत ना बहुत ज्यादा खराब है और मुझे चक्कर पे चक्कर भी आए जा रहे हैं और पेट में तो ऐसा दर्द हो रहा है जैसे भगवान जाने मुझे अभी उठा लेंगे। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, पूरे घर का काम भी तो तू ही करती है ना, तो थक गई होगी। चल बहू, तू आराम कर ले, आज मैं घर का सारा काम करवाती हूँ अंगूरी से। अब कुंती अंगूरी को उठाकर कहती है कि वो आज घर का सारा काम करेगी। मजबूरन अंगूरी को सारा काम करना पड़ता है। अब जैसे ही काम करके अंगूरी बैठती है, कुंती अंगूरी से कहती है, भाभी को उसके कमरे में खाना दे दिया ना जाकर तूने? क्या मतलब है आपका? क्यों दूं मैं उन्हें खाना? खुद आए निकाल कर खाएं। अच्छा, तू तो बड़ी ही निकम्मी निकली, एक दिन में ही अपने पे आ गई। कल तक वो तुझे खाना खिलाती थी, तेरा झूठे बर्तन धोती थी, तब तो उसने एक बार भी नहीं कहा कुछ। तुझे एक दिन में ही तेरी नानी याद आ गई। माँ वो होगी अच्छी, या फिर अच्छे बनने का नाटक कर रही होगी, लेकिन मैं जैसी भी हूँ ना, सबके सामने हूँ, पीछे से कोई दिखावा नहीं करती। ज्यादा बात बनाने से अच्छा है ना कि तू उसे खाना देकर आए। ये मैं कह रही हूँ, चुपचाप मेरी बात मान, वरना पिट जाएगी अभी यहीं की यहीं। अरे नौकरान, मेरा मतलब है अंगूरी जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं क्या? आ गई नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर। अब पता चलेगा इसको धीरे धीरे कैसा लगता है सेवा करवाना, वो भी फ्री में बैठ के यहाँ। और ऑर्डर चलाती थी ना मेरे पे। अब देख बेटा, तुझे कैसा नाचना चाहती हूँ, ऐसा नाचना चाहूंगी ना कि यहाँ से ना भक्ति हुई दिखेगी। भाभी, आपने कहा कि आप बीमार हो, लेकिन आप तो ठाके मार मार कर हंस रही हो। हैं? मैं हंस रही थी? दीदी, आपने कोई सपना देखा है क्या? मैं कैसे हंस सकती हूँ? मेरे से तो यहाँ बैठा बोला कुछ भी नहीं जा रहा और आप हंसने की बात कर रही हो। मैं तो बस अभी उठी थी आपके आने पर, मैं तो तब से सोई हुई हूँ। मुझे लग रहा है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये बात अंगूरी को बहुत अजीब लगती है, पर अब वो खाना पूर्वी के कमरे में रख के गेट के बाहर आ जाती है। तो ये पूरी फोन पर बातें कर रही होती है और कहती है, नंदोई जी, अभी अंगूरी जी आई थी। वो ये सब छोड़िए, आप दूसरी शादी का क्यों सोच रहे हैं? अंगूरी जी की विदाई को तो अभी समय है। भाभी उनसे बात कर रही है और वो मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़के से शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, अब और मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब अंगूरी अपने कमरे में जाती है और अपने पति राजेश को फोन करके बुलाती है और अपनी माँ कुंती से जाकर कहती है, माँ, मुझे अपने ससुराल जाना होगा और अब आप ये मत पूछना कि क्यों जाना है मुझे। अरे, तुझे अचानक क्या हुआ? कल तो ससुराल के नाम से दूर भागती थी और अब सामान उठाकर अचानक से कहाँ जा रही है? माँ, बस मुझे जाना है ना, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था। अब कुछ समय बाद ही कुंती का दामाद भी आ जाता है और अंगूरी बिना देर के अपने पति के साथ चली जाती है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ चली गई, कम से कम उस निकम्मी को अकल तो आई। अपनी ननद के जाने के बाद ही पूर्वी की खुशी का ठिकाना होता है और वो खुशी से खुद से कहती है, कभी कभी अच्छे कामों के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, जैसे कि मैंने लिया अपनी ननद को उसके ससुराल भेजने के लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा शांति से तो रह पाऊंगी। सांस अटकती थी मेरी तो उसके साथ। सुमन की विदाई का समय था, तभी सुमन की माँ नीलम उसे समझाते हुए कहती है, देख बेटा, ये तो तेरा मायका है, तुझे जो भी करना होता है तो अपनी मर्जी से कर लेती है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा, वो तेरा ससुराल है, वहाँ तुझे बहुत ही सोच समझ कर रहना होगा, कोई गलती नहीं करनी। माँ, आपने तो कहा था ना कि ससुराल ही हमारा दूसरा घर होता है, तो अपने घर में सोच समझकर कौन रहता है? माँ, आप मुझे डरा क्यों रही हो? क्या ससुराल मायके जैसा नहीं होता? बेटा, ससुराल और मायका एक जैसा ही होता है, वो तेरा ही घर है, लेकिन सास जो कहे तुरंत मानना पड़ेगा, पति का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ की तरह नहीं कि बाहर आग भी लग जाए तो भी होश नहीं। वहाँ तू बहू है और घर की बहू पर सारी जिम्मेदारियाँ होती है,
इसीलिए मेरा सर मत झुकने दियो। नीलम अपनी बेटी को काफी समझाती है और उसके बाद सुमन को विदा करके ससुराल भेज देती है। जैसा जैसा सुमन को उसकी माँ ने सिखाया था, सुमन वैसा ही करती। पूरा घर संभालने लग गई थी अच्छे से। एक बार सुमन के हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है और वहीं सामने सुमन की सास सुजाता खड़ी थी। माँ जी माफ कर दो, सच में गलती से गिरा है, मैंने जानबूझकर ये गिलास नहीं तोड़ा है। सुजाता कुछ नहीं कहती है और सुमन फिर से घर का बाकी का काम करने लग जाती है। अगले दिन जब सुमन काम कर रही होती है तभी वहाँ सुजाता आती है और बोलती है, बहू, कल की तरह अपना गुस्सा कांच के बर्तन पर मत निकाल लेना। बहुत महंगा सेट है जो तूने कल तोड़कर खराब कर दिया। तेरे मायके से नहीं आया है ये सब। माँ जी आप अब तक गुस्सा हो उस बात के लिए? सच में मैंने जानकर नहीं किया था कुछ भी। मैं बर्तन धो रही थी और तभी अचानक से हाथ से फिसल गया था। आप इस बात में मेरी माँ को क्यों ला रही हो? बहू, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो बस तुझे बोल रही हूँ कि जो तूने कल किया वो दोबारा मत कर देना, क्योंकि अब हम लोग तो तेरे मायके वालों की तरह है नहीं जो तुझे जब जब गुस्सा आए तब हम तुझे कांच के बर्तन ला कर दे कि बेटी ले इन्हें तोड़कर तू अपना गुस्सा शांत कर ले। हम ऐसे नहीं है। माँ जी मेरे मायके वाले भी ऐसे नहीं हैं। आप तो गलत ही सोच रही हो। बहू, सास का सोचना तो हर बहू को गलत ही लगता है। पता नहीं माँ ने भी कैसे संस्कार दिया है तुझे। अरे अपनी सास को पलटकर जवाब देती है। सच में ये उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन खैर छोड़ो अब। सुजाता सुमन को पहले ताने देती है और जब सुमन कुछ बोलने जा ही रही होती है तो मायके के संस्कार की बात बोलकर सुमन का मुंह भी बंद करवा देती है। सुजाता ऐसे ही करती थी। वो अब हमेशा अपनी बहू को ताने दिया करती थी, लेकिन सुमन कभी कभी अपनी सास को जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक बार सुमन अपनी पड़ोसन रमा से बात कर रही होती है। तभी रमा बोलती है, और सुजाता बहू सब ठीक है ना घर में? तेरी सास तुझे ताने तो नहीं देती है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। वो भला क्यों मुझे ताने देंगी? वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, मेरी जरूरतों के बारे में बहुत सोचती है। चलिए तो अच्छी बात है। शादी के बाद सास से बने तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी सास वाकई बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बात सुनती है। वैसे सुजाता, ऐसी कोई औरत है ही नहीं कि वो बिना कुछ बोले रह जाए, लेकिन तू कह रही है तो शायद सच ही होगा। जहाँ तक हम जानते हैं तेरी सास के ताने पूरा मोहल्ला सुन चुका है। मेरी सास के ताने तो सुमन बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुजाता आ जाती है और वो बोलती है, बहू, तुझे क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मेरा घर में रहना तुझे ज्यादा खल रहा है कि तू अब बाहर वालों के सामने मेरी बुराई कर रही है? ये सब करके तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, वो तो बस रमा आंटी से बातें हो रही हैं। बहू, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरा बहुत तजुर्बा है और तू जो अपने घर की बातें ऐसे आस पड़ोस वालों से कर रही है ना, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। आई बात समझ में? अरे सुजाता, तू भी क्या अपनी बहू पर बेवजह गुस्सा हो रही है? तेरी बहू बोल तो रही है कि वो तेरी बुराई नहीं कर रही थी, तुझे फिर भी अपनी ही बहू की बात पर विश्वास नहीं है। लो भाई, कर लो बात। यहाँ विश्वास की बातें कौन कर रहा है? अरे रमा, तू तो खुद 100 घर खाकर बैठी है और तू विश्वास की बात कर रही है। तूने पहले भी आस पड़ोस वालों के घर तोड़े हैं। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। नई बहू आई है घर में, प्यार से रखेगी तो तुझे माँ मानेगी, लेकिन ताने ही देती रहेगी तो सास भी मानना छोड़ देगी। आगे तो तू खुद ही बहुत समझदार है। रहने दे, अब हम जैसे समझदार लोग भी तुझसे सलाह लेने लग जाए। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। जाकर अपनी बहू के पल्लू में छुप ले, वही तो करना आता है तुझे। सुजाता बस अपनी बहू को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी ताने दे देती थी। ये सब सुमन देख रही थी और अपनी सास के ताने देने वाली आदत से वो बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी माँ के सिखाए संस्कार की वजह से कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद सुमन अपने पति अंकित के साथ बाहर जा रही होती है। तभी सुजाता उन दोनों को रोकते हुए कहती है,
अरे तुम दोनों रात के समय कहाँ जा रहे हो? माँ जी, वो अंकित जी कह रहे थे ना कि आज हम दोनों कहीं बाहर डिनर पर जाएं। अच्छा, मेरा क्या होगा? मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा क्या कि ये बुढ़िया घर पर अकेली रहती है तो खाना क्या खाएगी, अकेले कैसे रहेगी? ये तो सोचा नहीं होगा ना तुम दोनों ने। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हम कौन सा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं? हम तो बस कुछ ही देर के लिए बाहर डिनर करने के लिए जा रहे थे। अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते अब? लो, अब तक ये मेरा बेटा था, अब इसका पति बन गया। सही कहते हैं लोग, जोरू का गुलाम बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो बन ही गया जोरू का गुलाम। लेकिन बहू, तुझे अपनी सास का एक बार ख्याल भी नहीं आया कि घर में मेरी एक बेचारी बूढ़ी सास भी है? माँ जी, मैंने आपके लिए सारा खाना बना दिया है, आप परेशान मत हो। आप आराम से यहाँ बैठकर खा सकती हो, और आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे ना तो हमें फोन कर देना। अरे मेरे ही करम फूटे थे जो मुझे ऐसी बहू और बेटा मिला। अरे बहू, ये तो है ही बिना अकल के, लेकिन तुझे तो पूरी अकल है ना। तूने नहीं सोचा कि अपनी सास को भी बाहर खाने पर ले जाऊं? हाँ अंकित जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों बाहर खाने चले जाएंगे तो माँ जी तो घर पर अकेले बोर हो जाएंगी ना, उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार सुमन, मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध लिया आखिरकार, तभी तो मेरा बेटा तुझे ही लेकर जा रहा है। बहू, तू तो सच में ही कमाल की निकली। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना तूने किया है। सुजाता फिर से अंकित और सुमन को ताने देने लग जाती है और उन दोनों को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए फिर वो दोनों बाहर खाना खाने ही नहीं जाते हैं। सुजाता की भी हिम्मत काफी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी बहू उसे कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसे ही कई दिनों बाद सुजाता जब बाहर जा रही होती है तो वहाँ सुमन आती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? घर में मैं अकेली हूँ। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं घर में और अकेले कैसे रह सकती हूँ? बहू, तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करे जा रही है। अरे मैं मोहल्ले में ही तो जा रही हूँ और तू है कि कुछ भी बोले जा रही है। दिमाग अपनी जगह पर है या कहीं हिल गया है तेरा? माँ जी, दिमाग मेरा नहीं हिला, लेकिन शायद आपका जरूर हिल गया है, तभी तो आप वो चीजें खुद कर रही हो जिसके लिए आपने मुझे मना किया था। अरे माँ जी, आप क्या आस पड़ोस वालों के पल्लू से बंध गई हो जो आपको अपनी ही बहू में कमियां नजर आ रही हैं? मेरे बारे में भी तो सोचो थोड़ा। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, आप सफाई मत दो। मुझे समझ आ गया है कि किसी इंसान की वैल्यू बस एक समय तक ही होती है। सुमन के ताने ने सुजाता का मुंह बंद कर दिया था। अब उसके बाद कभी भी सुजाता सुमन को ताने नहीं देती। शांता के बेटे अनुज की अभी अभी शादी हुई थी। शांता की बहू रिया जब भी आटा गूंथा करती हमेशा ज्यादा ही गूंथा करती थी, जिसकी वजह से उसे शांता रोज डांटा करती थी। ऐसे ही एक दिन शांता रसोई में जाकर देखती है तो फ्रिज के अंदर गूंथे आटे का पहाड़ जमा हुआ देखती है। तभी गुस्से में शांता चिल्लाते हुए अपनी बहू से बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, अपने घर से आटे का कट्टा साथ लेकर आई थी क्या, जो यहाँ गूंधे हुए आटे का पहाड़ बनाकर रखा हुआ है तूने? आज तो तू गई रिया, माँ जी आज रसोई में घुसी हैं, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। हे भगवान, बचा लेना, अब एक आपका ही सहारा है। सुनाई तो तुझे कुछ भी दे रहा नहीं होगा, मुझे सब पता है। तेरे कान में अभी मैं गरम सीख डाल देती हूँ, तब जाकर तेरे कान के पर्दे खुल जाएंगे। रुक, अभी आती हूँ तेरे बहरेपन का इलाज करने। हे भगवान, माँ जी यहीं आ रही हैं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, सोने का ड्रामा कर लेती हूँ, माँ जी के ताने से तो बच ही जाऊंगी। हे भगवान, बचा लेना। जैसे ही रिया सोने का ड्रामा करती है तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और रिया को सोता देखकर खुद से बोलती है, अरे ये तो सो रही है, मुझे लगा जाग रही होगी। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है बहुत नौटंकी करती है और कभी कभी लगता है सच में बेचारी सो रही होगी। चलो आज तो बच गई, दूसरे दिन नहीं छोड़ने वाली। उफ, बच गई, वरना आज तो मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाता। पता नहीं कहाँ से दिमाग में सोने का ख्याल डाल दिया। धन्यवाद भगवान जी। अरे बहू, जरा धीरे बात कर, तेरे मन की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। अब उठ जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। मुझे पता चल गया, जो तूने मन में बोलने की जगह धीरे से खुद को बोल दिया।
और देख मैंने सुन भी लिया, अब उठती है कि नहीं? माँ जी उठ रही हूँ, बस मुझे मारना मत। वो क्या है ना, नींद में ही थी, लेकिन अचानक आपकी आवाज सुनकर मेरे मुंह से बातें निकल गई। माँ जी माफ कर दीजिए, अगर अगली बार नाटक करूँगी तो। क्या बोले जा रही है? अगली बार नाटक करूंगी तो? अरे बहू, तुझे लगता है तू अगली बार मुझे धोखा दे सकती है नाटक करके? पता नहीं क्या होगा तेरा। अरे हाँ, मुझे कुछ कहना था, शायद भूल गई मैं। उफ, बच गई। आज फिर शांता अपनी बात भूल गई और ये हमेशा हुआ करता था। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। एक शाम रिया फ्रिज से बर्फ जमा हुआ आटा निकालती है और पराठा बनाकर सभी को खाने को देती है। तभी पराठे की रंगत देखकर शांता बोलती है, क्या बात है बहू, तूने ऐसे कैसे पराठे बनाए हैं? इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है पता नहीं कब की बासी आटा का पराठा बनाया है तूने। नहीं माँ जी, मैंने तो आज ही आटा गूंदा था। पता नहीं ऐसे कैसे ये आटे की रंगत बदल गई। मुझे तो शक है कहीं आटे वाला हमें गलत आटा तो नहीं दे रहा। बकवास बंद कर। पता है कब से उनके दुकान से आटा ले रही हूँ, जब नकुल छोटा था। आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं तेरे हाथ में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कर, ये पराठे गाय को दे आ और दूसरा आटा गूंद ले। ठीक है माँ जी, मैं दूसरा आटा गूंद लेती हूँ। पता नहीं इस पराठे में क्या दिक्कत थी इनको, जो अब दूसरा पराठा बनाने को बोल रही हैं। क्या बकबकाए जा रही है? जो भी बोलना है जोर से बोल, ताकि मुझे भी सुनाई दे। जब देखो मन में गुनगुनाए जाती है। जा जाकर अब खाना बना। खड़ी होकर मेरी मुंह क्या देखे जा रही है? क्या ड्रामा है, अब रोज रोज का ड्रामा देखकर तो मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं ठंडा पानी कहाँ से लेकर आऊँ आटा गूंदने के लिए। रिया बबकते हुए किचन की ओर चली जाती है और फ्रिज में ठंडा पानी ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता तो फ्रिज का बर्फ निकालकर उससे मेल्ट करके आटा गूंथती है और फिर से पराठा बनाकर ले आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपका गर्मा गर्म पराठा। अब तो ठीक है ना पराठा? और इसकी शक्ल? अरे बहू, शक्ल तो तब भी ठीक नहीं थी और अब भी ठीक नहीं दिख रही है। पता नहीं कैसे पराठे बनाती है, इसकी तो शक्ल ही बेकार लग रही है। तूने अभी आटा गूंधा था ना, तब भी पराठे ऐसे कैसे बन रहे हैं? पता नहीं माँ जी, अब जो है यही है, आपको तो यही खाना पड़ेगा। मैं एक ही चीज बार बार तो नहीं बना सकती। वैसे भी मुझे पता है मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन आपको कभी कुछ पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बहू, लेकिन तू ही देख, ये पराठे दिखने में कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं क्या? मुझे तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, आज जैसे भी हो खा लेती हूँ, अब दूसरे दिन अच्छे से बना लेना। शांता उस दिन पराठा तो खा लेती है। ऐसे ही अगली सुबह जब शांता बाजार से आ रही होती है, तभी रास्ते में विनोद नाम के पड़ोसी उससे बात करते हुए शांता के घर चले जाते हैं। तभी शांता विनोद को घर में बैठाते हुए अपनी बहू का आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, देख तो हमारे घर कौन आया है। हम सब के चहीते पड़ोसी आए हैं। फटाफट चाय लेकर आ जा। और हाँ, हमारे पड़ोसी को कड़क चाय अदरक वाली पसंद है। अरे शांता जी, क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी बहू को? अरे मैं तो अभी अभी कामनी जी के घर गया था और चाय पीकर आया हूँ। क्या मस्त चाय बनाती है, मजा आ जाता है। आय हाय। क्या कहा? कामिनी के घर गए थे? अरे मुझे तो उसके घर गए हुए बहुत समय हो गया है। क्या करूँ विनोद भाई, मुझे जैसी बहू मिली है, मुझे नहीं लगता अब कहीं भी बाहर जा सकती हूँ। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो शांता जी? हम प्लान बनाते हैं ना, गेट टुगेदर हो जाएगा। बहुत समय भी हो गया है, हमने कुछ अच्छा बनाकर खाया भी नहीं है साथ में। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। तो बताइए कब रखे हम सभी का गेट टुगेदर? अरे मैं तो कब से अपनी टोली वालों से मिली ही नहीं हूँ। दोनों पड़ोसी बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ रिया चाय लेकर आती है और विनोद को चाय देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या बात है माँ जी, आपके पड़ोसी तो एक अंकल जी निकले। मुझे तो लगा था कोई आंटी होगी और माँ जी उनसे मेरी ही शिकायत कर रही होंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही निकला। आंटी की जगह अंकल निकले आप तो। बहू, बोलना क्या चाहती है तू? होश में तो है?
ये हमारे बहुत पुराने पड़ोसी है और किसी के कुछ कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सही कहा ना विनोद जी? माँ जी, मैंने तो कुछ गलत बातें तो की ही नहीं, लेकिन आप मुझ पर खामखा गुस्सा कर रही हो। सॉरी, मैंने आपकी सहेली को मेरा मतलब है आपके दोस्त को गलत बोल दिया, माफ कर देना। अब बस बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। है, बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी। शांता जी, पड़ोसी हूँ, सोचा था पड़ोसी है थोड़ी बात कर लूँ। अरे गलती कर दी क्या मैंने? वैसे एक बात कहूँ शांता जी, घर में जब जोकर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत है आपको? अरे विनोद जी, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये लड़की तो है ही पागल। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी को बता दूंगा कि आपकी बहू कितनी बदतमीज है। एक मिनट अंकल, मैंने अभी तक आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की, फिर भी अगर आप मेरी बदनामी करना चाहती हो तो मैं भी बोल सकती हूँ। कम मत समझना मुझे। बस कर बहू, और कितना बोलेगी? बड़े हैं, थोड़ा ढंग से बात कर ले। और हाँ, जाकर खाना बना ले, बहुत बोलती है। और हाँ, खाना वैसा ही अच्छा बना लेना जैसा अपना मुंह चला लेती है। अपनी सास की बात सुनकर रिया गुस्से में किचन की ओर जाती है और फ्रिज में रखा बर्फ का आटा निकालती है और गूंदते हुए पटकने लगती है। ऐसी आवाज सुनकर शांता जल्दी से किचन में आती है और बर्फ वाला आटा गूंदा हुआ देखकर अपनी बहू को डांटती है। ये क्या कर रही है बहू? और ये बर्फ को ऐसे क्यों कर रही है? जरा धीरे काम कर, वरना चोट लग जाएगी। अरे बहू, मैंने तुझे डांट दिया तो वो गुस्सा तो अपने ऊपर निकाला करेगी क्या? गुस्सा नहीं हूँ माँ जी, बस ये आटा गूंदकर फ्रिज में रख दिया था और इस आटे में बर्फ जम गई है और आप खाना बनाने के लिए बोल रही थी, तो सोचा अब इस बर्फ के पराठे ही बना दूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना बर्फ का पराठा। हे भगवान, मुझे ही क्यों दी बर्फ का पराठा बनाने वाली बहू? माँ जी, इतने दिनों से आप बर्फ का ही पराठा खाते हुए आ रही हैं, अब अपने आँखों से देख लिया तो आपको अजीब लग रहा है। तभी तो मैं कहूँ, ये पराठा इतना अजीब क्यों बनता है? वैसे फ्रिज में आटा रखकर हमको बर्फ का पराठा क्यों खिलाती हो? माँ जी, फ्रिज में रखा हुआ आटा कभी खराब नहीं होता, इसीलिए मैं बर्फ वाला आटे से पराठा बनाती हूँ। शांता अपनी बहू की बात सुनकर हैरान थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी शांता की एक नहीं चलती और आज भी घर की बहू बर्फ का पराठा बनाकर खिलाया करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।